error method technologies, error detection methodologies, in which first one we studied about the parity. I hope you can remember the even parity and the odd parity. Na? Any question from that topic? No. Okay. So beta, there was two errors in this, or two disadvantages of a parity. You can see over there, they say the error in detecting by the receiver recalculating the parity byte can send. अच्छा बेटे, अब ये कह रहा है सपोज करो हमारे पास यहाँ पे पैरिटी बिट है, इसमें एक हमारे पास बाइट है। जब वो डाटा ट्रांसफर होके हमारे यूजर के पास जा रहा है, तो इफ यू कुड रिमेम्बर कि इसमें डाटा क्या हो सकता है, स्क्यू हो सकता है। स्क्यू मीन्स या दूसरे अल्फाज में कि ये जो डाटा यहाँ पे है 111011101 में भी जब ये यूजर के पास पहुंचे तो ये यूं हो चुका हो 1011, क्योंकि हमने खुद से पैरिटी ऐड करनी होती है, तो ऑटोमेटिकली डाटा चेंज हो सकता है। गॉट इट? दिस वाज द फर्स्ट एरर। सेकंड एरर क्या कहते थे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई से दो बिट्स जो हैं उनमें इशू आ जाए। यहाँ तो ये था ना कि अगर एक बिट हो, अगर इवन था तो 1 ऐड कर देंगे, अगर ऑड था तो हम 0 ऐड कर देंगे, ऐसे सब बेटे। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कोई से दो बिट्स को क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। वो कोई से दो बिट कोई भी हो सकती है। दैट कैन बी इधर द थर्ड वन, दैट कैन बी अ फिफ्थ वन, कोई भी हो सकती है। तो इस तरह के एरर्स को या इस तरह के इश्यूज को रिमूव करने के लिए, लाइक यू कैन सी के जैसे कि एरर कौन कौन सा हो सकता है, इस बिट में आ सकता है और इस बिट में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेटे कोई से भी इन दो बिट्स में आ सकता है, इसमें आ सकता है, इस बिट में एरर आ सकता है। तो एरर जो है वो कहीं पे भी वो कहते हैं आ सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अनदर मेथड दैट इज नाउन एज अ पैरिटी ब्लॉक। अब पैरिटी ब्लॉक होता क्या है, आपने ये समझना है ताकि आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर जाए। अच्छा बेटा, कहते हैं सपोज करें हमारे पास जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है 10010011, फिर दूसरा आ गया 11000011, फिर एक डेटा आ गया 00111100, तीन हो गए 11000010। इस तरह हमारे पास कोई से चार बाइट ऑफ डेटा है जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और इन सब पे हमने चेक करना है कि हमारा जो डेटा है वो उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। और एरर चेकिंग का जो मेथड है वो वही है बेटा कि हमारे पास क्या है, हमने पैरिटी बिट के थ्रू जो है वो डेटा को क्या करना है, चेक करना है कोई एरर है कि नहीं है। बेटा कहते हैं एक तो हमारे पास मेथड था कि हम 1 बाय 1 इन बाइट को चेक कर रहे थे, लेकिन उसमें हमने देखा कि दो एरर आ सकते हैं। एक के इनका जो सीक्वेंस है वो या अरेंजमेंट है वो चेंज हो सकती है, एंड सेकेंडली के समटाइम कोई सी दो बाइट भी आपस में क्या कर सकती हैं, दो बिट्स भी रीअरेंज या उनमें एरर आ सकते हैं। तो बेटा इसको कहते हैं रिमूव करने के लिए हमारे पास है पैरिटी बॉक्स का एरर चेकिंग मेथड। अब ये पैरिटी बॉक्स होता क्या है बेटे, कहते हैं सबको मिला के तो हम लोग जो हैं, यानी कि फर्स्ट हमारे पास बाइट थी दिस वन, सेकंड बाइट है 11000011, थर्ड है 00111100, फिर फोर्थ है 11000010, यानी कि इन सब को हम लोग क्या कर ले, ज्वाइन करके तो एक बॉक्स बना ले। उसकी बेटे आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकती हैं, ये इन्होंने इसका बॉक्स बना ले। ठीक है, जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास है सेम बेटा यहाँ पे। अब वो करके रहे हैं, एक हमारे पास पैरिटी बिट का जो कॉलम है वो यहाँ पे लगा रहे हैं, और एक बेटा वो हमारा पैरिटी बिट का जो कॉलम है वो वाई एक्सिस पे लगा रहे हैं। और अब ये क्या है बेटे, हमने सबसे पहले इसको चेक करना है रो वाइज कि ये इवन है कि ऑड है, फिर हमने इनको चेक करना है कॉलम वाइज, ताकि हर बिट के हर एक लाइन में हम लोग जो है 1 बाय 1 क्या कर सके, एरर चेक कर सके कि कौन सा एरर। फर्स्ट रो में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मैंने चेक करनी है कि जो मेरे पास है, आई थिंक ये सारी ही इवन है, मैं चेक करता हूँ कि ऑड। ठीक है, अब ऑड के लिहाज से बेटे अगर मैं फर्स्ट रो वाइज चेक करता हूँ तो 1 2 3 4 मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। सेम विद द सेकंड, फिर मुझे यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 1 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0, क्योंकि ये ऑड है। डन बेटे? जी।
अब सेम मेथोडोलॉजी मैंने रो वाइज यानी कि कॉलम वाइज भी करनी है। ऑड था 1 2 3, 3 है तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 0, 1 2 तो यहाँ बेटे क्या आ गया हमारे पास इवन ऑड बन गया। यहाँ ऑड है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ इवन है तो यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ इवन है तो यहाँ ये ऑड है तो ये, ऑड है तो 0, ऑड है तो 0, इवन है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बेटे आप किसी भी पॉइंट पे जाके देखो कि मिसाल के तौर पे आप कहती हो इस रो, इस कॉलम और इस रो को देखो, तो बेटा ये दोनों जहां पे मर्ज हो रही होंगी ना, उस वाले बेड को भी ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, क्रॉस चेक कर देगा। इस मेथोडोलॉजी को हम क्या कहते होते हैं, पैरिटी बॉक्स कहते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया 0 और 1 वाला। 0 और 1 वाला मुझे आपकी बात मतलब आपको ये समझ आ गया कि हमने पैरिटी बिट जो है वो यहाँ पे एक रो वाइज भी लेके चल रही है और एक कॉलम वाइज भी लेके चल रही है। इस बात की समझ आ गई। ठीक है। अब किसी भी बिट में फर्ज करो एरर, हम कहते हैं कि इस बिट में एरर था, ठीक है, इस रो में एरर था, तो बेटा देखो एरर क्या था कि हमारे पास यहाँ पे ऑड होना चाहिए था, तो वो बेटा उसको हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया, है ना। यानी कि यहाँ हमने रो वाइज भी उसको एरर चेकिंग कर लिया और कॉलम वाइज भी हमने एरर चेकिंग कर ली है, तो इसमें वो उस तरह के एरर्स नहीं आते होते। हर बिट को वन बाय वन हम जो है यहाँ पे पैरिटी बिट से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हमने सिर्फ 1 के ऊपर फोकस करना है कि 1 ऑड है कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली जी बेटे, लास्ट टॉपिक में हमने क्या कहा था कि हमने चेक ही सिर्फ किसको करना है, 1 को, कि 1 इवन है या 1 जो है वो क्या है हमारे पास ऑड, बस उसको चेक करना है। अच्छा ठीक जी बेटे, याद समझ आ गई। ठीक है। अच्छा बेटा, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हमने इवन पैरिटी चेक करनी है और कौन से मेथड से, पैरिटी बाइट मेथड से, जिसमें हमारे पास क्या है ये देखेंगे। एक ये हमारे पास कॉलम आ गया पैरिटी बिट का जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है, और एक ये नीचे देखें ब्लू कलर में हमारे पास जो है वो आ गया। उन सब की वो 1 बाय 1 चेक कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 थे तो देखो उसने पैरिटी बिट में क्या लगा दिया, एक 1 लगा दिया, है ना। जी इस मेथड को हम लोग कहते होते हैं पैरिटी बॉक्स कहते हैं, और ये भी बेटे हमारे पास बेस्ट मेथड है टू वेरीफाई और टू चेक के हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर एरर है कि नहीं, है। जी सेम यहाँ पे एक्टिविटी भी उसने परफॉर्म की है, कहते हैं द फॉलोइंग block of a data was received after transmission from a remote computer. Odd parity was being used by both sender and receiver, यानी कि दोनों को बताया गया था कि आपने odd parity को चेक करना है। One of the bit has changed during the transmission stage. जब ट्रांसफर हो रहा था डाटा तो कोई ना कोई उसमें जो है वो एरर आ गया। Locate where this error and suggest a corrected byte value। ठीक है बेटे, अब देखो उस पर हमने क्या किया है, हमने सबको उसी तरह जो है वो उनकी क्या चेक की बेटे, हमने सबसे पहले उनकी ऑड पैरिटी को चेक कर लिया। ठीक ठीक, उसके मुताबिक 1 2 3, 3 थे तो हमने पैरिटी बिट क्या लगाई है 0, 1 2 3 4 5 6 तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पैरिटी बिट 1 लगा दी। इस तरह करके हमने क्या कर दिया बेटा, उसका बॉक्स जो है वो कंप्लीट कर दिया। डन। जी They say the following block of data was received after transmission from a remote computer. Even parity was being used by both sender and receiver. One of the byte has changed during this transmission stage. Locate where this error is suggested and corrected by the value. तो बेटा कहते हैं जैसे ही हम उसकी पैरिटी बिट को चेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो एरर होता है वो रिमूव हो चुका होता है। डन। ओके। दिस वाज ऑल अबाउट द पैरिटी बिट एंड द पैरिटी चेक। कोई बेटे क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एक और एग्जांपल करके दिखा दो। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास जो है हम खुद से ही बेटे डाटा लेते हैं 1 1 0 0 0 1 0 0, पहला ये हो गया। सेकंड क्या होगा कि हमारे पास 1 0 0 1 0 0 1 0। थर्ड क्या हो गया 0 1 0 1 1 0 1 0। और फोर्थ हो गया हमारे पास 0 0 1 1 0 0 1 0। ठीक है। अब आप मुझे बताएं हमने क्या चेक करना है, इवन पैरिटी चेक करनी है कि ऑड चेक करनी है। इवन कर लेते। इवन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया साथ के हमने क्या चेक करनी है, इवन। तो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसका बनाना है उसी तरह बॉक्स। तो 1 1 0 0 0 1 0 0, सेम उसी की पोजीशन में नीचे 0 0 1 0 0 1 0, सेम उसी पोजीशन में थर्ड वन भी
0 1 1 0 1 0, सेम फोर्थ वन भी 1 1 0 0 1 0। डन है बेटे। अब ये हमारे पास क्या बन गया, पैरिटी बॉक्स बन गया, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी बेटे, इस तरह जो है वो हम इसको कॉलम वाइज भी क्रॉस चेक कर सकते हैं और हम लोग जो हैं वो रो वाइज भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटे, एक हम लोग पैरिटी बिट से चेक करेंगे और एक हम पैरिटी बिट जो है वो इस तरह चेक करेंगे। अब बेटे फर्स्ट रो को देखते हैं, क्या होना चाहिए, इवन 1 2 3, 3 0 हैं, 3 1 है, तो एक हम खुद से 1 लगाएंगे। डन। सेकंड को देखिए 1 2 3 फिर है, तो एक 1 हम खुद से लगाएंगे। फिर थर्ड में 1 2 3 4, तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमने चेक कर लिया रो वाइज। अब कॉलम वाइज भी करना है। 1 2 तो 0 1 2 0, ये इवन आ गया। 1 2 3 और एक 1 आ गया, ये 1 आ गया, इवन हो गया। ये 1 लगा दिया, इवन हो गया। 1 2 3 फिर हम लोगों को 1 लगाना पड़ेगा। डन है बेटे। जी ठीक। So this is the methodology that we use for the parity box. डन है। यस। इसमें क्या हुआ बेटा, हर रो को भी हमने रो वाइज पैरिटी चेक कर लिया और हमने हर कॉलम वाइज भी पैरिटी चेक कर ली। यानी कि बिट बाय बिट हमने जो है वो क्या कर लिए, एरर चेकिंग कर ली। डन। जी। दिस वाज द फर्स्ट मेथड, जिसको हम कहते होते हैं पैरिटी बिट चेकिंग। अब दूसरा मेथड है जिसको हम कहते होते हैं चेक सम। अब बेटे सबसे पहले आपने समझना है कि होता क्या है, और फिर हम लोग जो हैं इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। अब बेटे चेकसम क्या है, इसके अगर मैं आम एग्जांपल दूं, सपोज करें हमारे पास जो है वो सेम उसी तरह ही हमारे पास एक सेंडर है जो डाटा सेंड करता है, और सेम बेटे हमारे पास जो है वो एक रिसीवर है जो कि डाटा क्या करता है, रिसीव करता है। मैं सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से दूंगा कि सेंडर ने डाटा सेंड करना है, इसके पास बहुत सा डाटा है। पहली दफा उसने लिखा 4 है, फिर 6 है, फिर उसके पास फिर 4 है और फिर 6 है। ये उसके पास 4 डेटा के डिफरेंट जो हैं वो पैकेट्स हैं जो कि उसने क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है। बेटा ये ट्रांसफर करेगा, बट ट्रांसफर करते हुए साथ उसका चेक सम बताएगा। सम बताएगा वो क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे हमारे पास, यानी कि इन चारों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। डन है। जब ये ट्रांसफर होगा रिसीवर तक, तो बेटे अगर सेम इसी तरह ही हुआ या इनकी पोजीशन भी चेंज हो गई, लेकिन अगर उसका जो सम है वो 20 ही हुआ, तो फिर तो इसमें कोई एरर नहीं। अगर कोई एक भी कम हो गया या एक भी ज्यादा हो गया, तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई या कम हो गई, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास एरर आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है जिसको हम चेकसम कहते हैं। यानी कि जो भी हम डेटा भेजेंगे उसकी सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को आपस में ऐड करके, और वो डेटा तो हम सेंड करेंगे, साथ उसका सम भी भेजेंगे। अनाया इसको पानी देना बेटे, जाओ। है ना। जी। अच्छा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद कंप्यूटर, तो उसमें बेटा डेटा किस फॉर्मेट में आता है, हमारे पास 100010 की फॉर्म में आता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप 1 बाइट आ गई। सेकंड बाइट हम फर्स्ट ग्रुप कहते हैं 10010100। तो बेटा करेगा कि ये डेटा भी सेंड होगा, लेकिन सेंड होने के से पहले उनका क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास एडिशन भी आ जाएगा। जैसे यहाँ हम इसको ऐड कर लेते हैं, सॉरी ये भी 0 है, ये 1 है, 0 1 0 0। तो बेटा ऐड करते हैं तो वही सेम टू सेम रूल, 0 + 0 0, 1 + 0 1 1 0। याद है ना, 10 0 और 1 क्या चला गया हमारे पास, कैरी चला गया। ये 1 ये 1 और ये बेटा हमारे पास 0 और 1 क्या आ गया, हमारे पास ओवरफ्लो आ गया। डन है। तो बेटा जब ये डाटा ट्रांसफर होगा तो ये वाली हमारे पास बाइट भी ट्रांसफर होगी, ये वाली बाइट भी ट्रांसफर होगी, लेकिन ट्रांसफर होने के साथ साथ वो बता देगा कि इसकी जो एडिशन की वैल्यू है वो मेरे पास है 0 1 0 0 1 1 0, ताकि जब वो रिसीवर रिसीव करे, रिसीव करने के बाद उसको ऐड करे। अगर ऐड करने के बाद सेम आंसर आ रहा है तो वो डाटा कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। अगर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो उसमें बेटे क्या होगा, कोई ना कोई एरर होगा। यानी कि ये भी कंप्यूटर की एक एरर चेक करने की मेथोडोलॉजी है जिसको हम क्या कहते होते हैं, चेक सम कहते होते हैं। जी। अब इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे a checksum is the method used to check if the data has been changed
or corrupted following data transmission. Data is sent in the block, and an additional value called a checksum is sent at the end of the block of data. Got it? वो checksum क्या होता है बेटा? उन सब उनकी वैल्यू को हमने क्या किया होता है? ऐड किया होता है. जैसे a checksum process as is following. क्या होता है बेटे? सबसे पहले हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं. ट्रांसमिट करने से पहले उसका एडिशन कैलकुलेट कर लेते हैं. गॉट इट? जब वो रिसीव होता है तो वो पहले डेटा रिसीव होता है, तो उसके बाद उनको वो कैलकुलेट करता है और फिर कंपेयर करता है कि जो सेंडर ने मुझे सम भेजा है और जो मेरे पास डेटा है उसका जो सम है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं. अगर इक्वल आ रहे होते हैं तो फिर बेटे एरर नहीं है. अगर उसमें किसी तरह की मिस्टेक हो तो वो कहता है एरर है, दोबारा से डेटा जो है वो सेंड करो. है. जी. So they say when a block of data is about to transmit, the checksum is calculated from the block of data. The calculation is done using an agreed algorithm. वो बेटा different algorithm है, लेकिन क्योंकि नाम checksum है तो हम addition का इस्तेमाल करते होते हैं. Sometime subtraction का भी यूज कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन जैसा हमने पढ़ा था कि subtraction तो होती नहीं, वो भी बेसिकली हमारे पास addition ही होती है. तो वो उसको फिर वो जो सारा हमारे पास टूल्स कम्प्लीमेंट का मेथड था वो सारा अप्लाई करते होते हैं. कहते हैं the checksum is then transmitted with the block of data. At the receiving end, the checksum is recalculated by the computer using the block of data and the same वही algorithm. ठीक है. The recalculated checksum is then compared to the checksum sent with the data block. If the two checksum are the same, then no transmission error have occurred. Otherwise, a request is made to resend the block. जाने मुझे जी. समझा? इजी था. ठीक है. अब नेक्स्ट है बेटे हमारे पास इको चेक. बेटे नॉर्मली आपने वर्ड सुना होगा. इको का मतलब तो ये होता है कि आवाज, साउंड को हम लोग कहते होते हैं. ऐसे ही बेटे, ये बेटे ऐसे ही है. यस. अच्छा बेटा, कहते हैं ये मेथड है जिसमें सेंडर जो है वो डाटा सेंड करता है और रिसीवर जो है वो डाटा रिसीव करता है. लेकिन थोड़ा सा इसमें कहते हैं काम ये करते हैं कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे डाटा था 4 को सेंड किया जाता है रिसीवर को. जब रिसीव हो जाता है तो बेटे जो रिसीवर है वो दोबारा वापस सेंड करता है 4 को और क्रॉस वेरीफाई करता है कि आपने यही डाटा सेंड किया था. अगर तो वो कहता है कि यस मैंने यही डाटा सेंड किया था तो बेटे उसमें कोई एरर नहीं. अगर डिफरेंट होता है तो वो कहता है कि इसमें एरर है और रीसेंडिंग की ऑप्शन आ जाती है. दिस टाइप ऑफ चेक इज नोन एज अ इको चेक. ये बेटे समझ आई इसकी? ओके. इसके क्या वो हैं बेटे कि बार बार हर एक बाइट को रीसेंड यानी कि सेंड रिसीव हमें करना पड़ता होता है. समटाइम ये होता है कि मल्टीपल भी हमारे पास डाटा का बहुत ज्यादा समटाइम जो है वो रश हो जाता होता है, तो उसमें इस तरह का एरर जो है वो इतना बेटर मेथड ये अप्लाई नहीं होता होता. लेकिन क्योंकि ये भी मेथड है, कुछ डिवाइसेस कर लिया करती होती हैं, जैसे हमारा प्रिंटर है. ठीक है, वो क्रॉस चेक करता है इस तरह इको चेक करके, तो इसलिए इसको भी हम लोगों ने, और ये पार्ट ऑफ द आर्ट सिलेबस इज एज वेल. ओके. जैसे इसकी अगर हम थ्योरी पढ़ें तो जैसे इन इको चेक व्हेन डाटा इज सेंट टू अनदर डिवाइस दिस डाटा इज सेंट बैक, यानी कि वो जब किया जाता है तो वो रिसीवर उसको वापस सेंडर को भेजता है कि क्रॉस वेरीफाई तुम ही करो कि तुमने यही डाटा सेंड किया है. अगेन टू द सेंडर, the sender's computer compare the two sets of data to check if any error occurred during the transmission process. Done. As we will have no doubt work out, this isn't a very reliable. जैसे मैंने कहा, if the two sets of data are different, it is not known whether the error occurred while when sending the data at the first place. क्योंकि बेटा ये हो सकता है ना कि मे बी वो जो रिसीवर है वो डिवाइस में कोई एरर हो. ठीक है, तो उससे वो एरर ठीक से पता नहीं चलता होता. लेकिन क्योंकि ये मेथड है चेकिंग का जो पढ़ा जाता है, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो यही बात बताना चाह रहे हैं. Whether the error occurred when the sending the data in the first place or if the error occurred when the sending of the data back of the checking. ठीक है, हो सकता है वो जब वापस ट्रांसफर कर रहा है तब भी तो कोई एरर आ सकता है. However, if no error occur, then it is another way to check that the data was transmitted correctly. Okay, so in summary बेटे क्या होता है, वही वो सारे स्टेप बताने लगे. A copy of data is sent back to the sender. The return data is compared with the original data by the sender computer. If there is no difference, then the data was sent without error. If the two sets of the data are different, तो फिर उसको क्या किया जाता है, दोबारा से डाटा ट्रांसफर कर. So बेटा this is known as a eco check. जी बेटे डन है. जी. सर मैं इसमें ये एक जी जी जी
जी सर। Okay, बेटे. So till this time we have studied three different methods. First one was a parity bit methodology. फिर हमने बेटा इसका अपडेटेड पढ़ा जिसको हमने कहा जी पैरिटी बॉक्स मेथोडोलॉजी. फिर हमने बेटा चेकसम पढ़ा, ठीक है. और देन वी हैव स्टडीड अबाउट द इको चेक. बेटे इको चेक की तो एग्जांपल्स हमें नहीं मिलती और पास पेपर में नहीं आई हुई. चेकसम की कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो पास पेपर में आई हुई है. बेटे कहते हैं सपोज करो हम वही डेटा लेते हैं जो कि ऑलरेडी, बल्कि दोबारा से एक न्यू डेटा ले लेते हैं, ठीक है. कि हमारे पास है डेटा 1 1 0 0 1 0 0 1. बेटा ये इसलिए कि मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आ जाए कि आप खुद ही उसका एडिशन करो और आगे ट्रांसफर करो, तो उसमें एक पॉइंट है जो मैंने आपको समझाना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. 0 1 0 1 0 0 1 1. और बेटा थर्ड डाटा है पॉसिबिलिटी 0 0 1 1 0 0 1 1 और 1 1 0 0 1 1 0 0. ये हमारे पास डाटा है, यानी कि 4 बाइट्स हैं जो कि हमने क्या करनी है बेटे, ट्रांसफर करनी है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. मेथोडोलॉजी वही होगी कि हम सेंडर से इनको 1 बाय 1 जो है वो रिसीवर की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. बट वाइल ट्रांसफरिंग हमने क्या करना है बेटे, इन सब का चेक सम जो है वो फाइंड आउट करना है. ऐसे ही बेटे. जी. तो हमारी मर्जी है लेफ्ट से फाइंड आउट कर ले, राइट से फाइंड आउट कर ले. हमने बेसिकली, तो मैं इस साइड से इनको ऐड करना स्टार्ट करता हूँ. तो फर्स्ट है 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1. जी बेटे इन्होंने इसी तरह ऐड होना है. यस. ओके बेटे. 1 + 1 10 0 और 1 कैरी. अगेन 1 + 1 10 0 और 1 कैरी. ये 1 1 1 0 0 0 1, ये 10 0 और 1 क्या आ गया हमारे पास, जिसको बेटे हम नॉर्मली क्या कहते थे, ओवरफ्लो एरर कहते थे. याद है बेटे. यस. यहाँ पे बस एक इशू है कि हमने इस 1 को दोबारा से क्या कर देना है, उसके आंसर के साथ ऐड करना है. जी इस बात की समझ आ गई, क्योंकि हमने अच्छा. टोटल इन सब का ऐड. अच्छा तो फिर बेटा क्या आंसर आएगा, 1 0 1 1 1 0 0 0. ये इन दोनों का एडिशन हो गया. अब इसको ऐड करना है किसके साथ बेटा, इसके थर्ड पॉइंट के साथ. थर्ड पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, 0 0 1 1 0 0 1 1. तो बेटे आंसर क्या आएगा ऑटोमेटिकली, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 कैरी 0 1 और 0. बेटे अब क्योंकि कुछ कैरी नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट वैल्यू के साथ इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. गॉट इट. 0 0 1 1 0 0 1 1. तो बेटे 0 0 1 1 1 0, ये 0 और 1 कैरी 0. और अब देखो फिर से क्या आ गया, एक एडिशनल वैल्यू आ गई जिसको हम एडिशनल कैरी, तो उसको भी हम ऐड करेंगे. 1 0 1 1 1 0 0 0. ये है बेटा इस सब का क्या, चेकसम. इसको हम क्या करेंगे, जब ये चारों की चारों बिट्स ट्रांसफर होंगी तो साथ हमने इसको भी ट्रांसफर करना होगा. डन है. जी. ताकि रिसीवर भी इन सबको ऐड करे. जो इंपॉर्टेंट था ये सारा प्रोसेस करवाने का, कि जो ओवरफ्लो आता होता है इसको हमने दोबारा से क्या करना है बेटे, ऐड करना है, ताकि हमारे पास ओवरऑल टोटल जो है वो वैल्यूज जो है वो. अब इसका होता क्या है बेटे, कहते हैं फर्स्ट को हम 6 + 5 कर रहे हैं तो 11 आता है जिसको हमने ऐड करना होता है. हम यूज 1 को कर लेते हैं और 1 क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कैरी है. लेकिन क्योंकि हमारा आगे प्रोसेस में यूज होगा तो हमने इसको भी क्या करना होता है, ऐड करना होता है. डन. सो क्योंकि एक पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन था तो मैंने आपको टोटल एडिशन भी सिखा दी है कि अगर इस तरह की कोई एग्जांपल आए तो आपने किस तरह ऐड करना होगा. सो ये था हमारा चेकसम. अब बेटे इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग है, वो हम कल पढ़ेंगे. अब हम उससे अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है. वो भी एरर चेकिंग मेथोडोलॉजीज हैं. अगर मैं आपको थोड़ा दिखा भी सकूं, उसका नाम है बेटे चेक डिजिट. ठीक है, चेक डिजिट ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू, और ये यूज कहाँ होता है बेटे, नॉर्मली हमारा बार कोड्स पे यूज हो रहा होता है.
प्रोडक्ट कोड पे यूज हो रहा होता है, इनमें यूज हो रहा होता है। ये हमने अब ये देखें ऊपर ये जो बिट्स लिखी हुई है ना, इनको हमने मैच जी करना है। इसके हैं दो मेथड, आपको नजर आ रहे होंगे, ISBN13 एंड मोडुलो 11, ठीक है। और जी इन दोनों को उसने एक्सप्लेन भी किया है विद एग्जांपल। अगर एक्सप्लेन को अगर आप देखो तो 4 स्टेप्स हैं। ये देखें, ऑड है, इवन है, कभी उनको हमने ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करने की कुछ ना कुछ वो कंडीशन है। तो ये इट्स टेक लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। फिर इसी का ही अगला है रील कैलकुलेशन। फिर ये था ISBN, फिर आगे इसी तरह मोडुलो 11 आता है, उसको भी इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये हम कल सिर्फ यही 2 पॉइंट्स जो हैं, ये चेक डिजिट वाला जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसकी बजाय हम अब जी नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं, जो कि क्या है बेटा हमारे पास, ARQ। क्या है? ARQ, अच्छा ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट क्यू था, रिपीट क्यू रिक्वेस्ट, ARQ जिसको कहते हैं, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अच्छा बेटे, इसको आपने समझना भी है, बस 2 मिनट आपको समझ आ जाएगा बेटे। इसमें ना 2 चीजें होती हैं, कहते हैं एक तो जो हम डेटा सेंड करते हैं, आपको पता है जब भी डेटा सेंड किया जाता है तो इसका हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है। अब व्हाट इज मीन बाय एक्नॉलेजमेंट? जी बेटे, एक्नॉलेजमेंट से क्या मुराद है? um रिप्लाई, ठीक है, अगली डिवाइस डिवाइस से जो रिप्लाई मिलता होता है। एक्नॉलेजमेंट 2 तरह की होती है, recognize रिकग्निशन भी हम लोग कहते होते हैं। के या पॉजिटिव होगी या फिर बेटे क्या होगी, नेगेटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि डाटा हमारे पास रिसीव हुआ है विदाउट एरर, ओके। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि डाटा हमें रिसीव नहीं हुआ, या उसमें कुछ डिस्टॉर्शन थी, या उसमें कोई एरर। डन बेटे। जी दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, टर्म है इसमें, वो है बेटे टाइम आउट। अब टाइम आउट से क्या मुराद है कि बेटे मैंने एक डाटा सेंड करना है रिसीवर तक, तो मुझे एक टाइम दिया है कि आपके पास 2 सेकंड है। अब वो टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये डाटा आप सेंड नहीं कर सकते। अगर ये दोबारा डाटा आपने दोबारा सेंड करना है तो इसकी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। गॉट इट? जी ये टाइम आउट कर। अब बेटे इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं। कंप्यूटर के पास जब डेटा जाता है तो उससे पहले ना एक क्यू लगा होता है। P1 स्टैंड फॉर प्रोसेस 1, P2 स्टैंड फॉर प्रोसेस 3, P3 स्टैंड फॉर प्रोसेस 4। कंप्यूटर ने इस तरह अपना जो है वो एक क्यू जनरेट किया होता है कि सबसे पहले मैं जो है वो प्रोसेस 1 को कंप्लीट करूंगा, फिर प्रोसेस 2 को कंप्लीट करूंगा, फिर प्रोसेस 3 को, और फिर प्रोसेस 4 को। बेटे जब वो कंप्यूटर ये CPU के पास आता है ना, CPU मेन कंप्यूटर ने जो काम करना होता है, ठीक है, जो मेन उसका वो पार्ट होता है, तो हर एक को ना एक उसका टाइम आउट टाइम दिया होता है कि तुम्हारा 2 सेकंड में मैंने कंप्लीट करना है, ये मैंने 3 सेकंड में करना है, ये मैंने 4 सेकंड में करना है, ये 1 सेकंड में करना है, ठीक है। अब जी यहाँ मैंने सेकंड में लिखा है, नॉर्मली कंप्यूटर की जो स्पीड है वो नैनो सेकंड्स में होती है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सेकंड लिखी। अब बेटा P1 को ट्रांसफर भी करना है सेंडर से रिसीवर तक, उसका भी टाइम इसी में शामिल है। और उसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो वो एरर रिमूव करना या रीसेंड करवाना, वो भी टाइम इसी 2 सेकंड में शामिल है। दिस टाइम इज नाउन एज अ टाइम, है ना। हम्म 2 बातें की, एक एक्नॉलेजमेंट का मैंने कहा, और एक बेटे मैंने क्या कहा, टाइम आउट। अब बेटे होता क्या है, कहते हैं एक ऐसा एरर चेकिंग मेथडोलॉजी कि जिसमें हम लोग सेंडर जो है वो डाटा सेंड करता है, सेंड करने के बाद जब वो डाटा जो है वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है, तो रिसीवर ने क्या करना होता है बेटे, हमें एक्नॉलेजमेंट देनी होती है। जैसे व्हाट्सएप पे ब्लू टिक जो आ जाती होती है कि डाटा जो है वो रिसीवर के पास, या 2 टिक्स जी जो आ जाती है, ठीक है। या ईमेल जब हम करते हैं तो एक मैसेज आता है, ईमेल हैज बीन सेंट। वो मैसेज क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है। गॉट इट? अब अगर तो वो रिसीव हो गया है तो वो बेटा हमें कौन सी एक्नॉलेजमेंट देगा, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देगा। अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देगा तो फिर बेटा उसको क्या कहेंगे कि डाटा को क्या करो, रीसेंड करो। डन है। और बेटा रीसेंड करने से पहले वो क्या चेक करता है कि इसका टाइम आउट तो नहीं हो गया। अगर टाइम आउट हो चुका होता है तो वो उसको वेट पोजीशन पे लगा देता है, अगर नहीं तो वो उसी टाइम सेंड कर देता है। दिस इज नाउन एज अ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। जी बेटे डन। जी सो
if we read the theory, they say we have already considered parity check and echo check as the method to verify the data has arrived its destination unchanged. An automatic repeat request is a third way used to check data following the data transmission. This method can be best be summarized. बेटे उसने सारे के सारे स्टेप्स लिखे हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि डाटा सेंड करना है और सेंड करने के बाद हमने उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव होगी तो डाटा सेंड हो चुका हुआ है. अगर नेगेटिव होगी तो पहले वो चेक करेगा कि इसका टाइम आउट तो नहीं हो गया. अगर नहीं है तो फिर दोबारा डाटा रीसेंड कर देगा. डन है. हाँ, Okay. एक और यहाँ पे टर्म लिखी हुई है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. ठीक है, जिसको हम टाइम आउट चेक भी कहते होते हैं. इसको हम कहते होते हैं CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ये दिस इज टिपिकली कॉल्ड. अब इस ये वही टाइम है कि हमने चेक करना है कि डिवाइस तक डाटा कंप्लीट पहुंचा कि नहीं है, टाइम आउट तो नहीं हुआ. दिस इज बेसिकली नाउ. अब हम इसको वन बाय वन रीड करते हैं. पहला है, कहते हैं ARQ uses positive and negative acknowledgement. पॉजिटिव का मतलब क्या है? मैसेज सेंड द रिसीवर indicating the data has not been received correctly. Okay, not been correctly का मतलब है नेगेटिव और received का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव. And timeout, this is the time interval allowed to elapse before an acknowledgement is received. Done बेटे? जी. कहते हैं the receiving device receives an error detection code as part of the data transmission. ठीक है, जो रिसीवर है उसके पास आता होता है जिसको बेटा हम CRC कहते हैं कि डाटा आपके पास कंप्लीट आ चुका है कि नहीं आ चुका हुआ. ठीक है, दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट whether data is received contain any transmission error or not. If no error is detected तो कौन सा acknowledgement होगा बेटे? A positive acknowledgement is sent back to the sending device. Done बेटे? However, if an error is detected, the receiving device now send a negative acknowledgement to the sending device and request retransmission of data. अब बेटे नॉर्मली बाकियों में क्या होता था कि जब एरर आता था या एक्नॉलेजमेंट आती थी नेगेटिव तो वो रीट्रांसमिट कर दिया करते थे. लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि while retransmitting हमने एक चीज का ध्यान रहा है, वो क्या है? टाइम डिले, या जिसको हम टाइम आउट भी कहते हैं. कहते हैं a timeout is used यही हाँ, a timeout is used by the sending device by waiting a predetermined amount of time. यानी कि वो एक्नॉलेजमेंट का भी वेट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक कर रहा है. अगर उसमें एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई तो बेटा वो यही कंसीडर करेगा कि मेरा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो चुका हुआ है. अच्छा जी, इफ नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डाटा टाइप हैज बीन रिसीव्ड बाय द सेंडिंग डिवाइस within this time limit, it automatically resend the data until a positive acknowledgement is received. Done बेटे? और until a predetermined number of retransmission has been take place. यानी कि वो जब तक उसका टाइम आउट नहीं हुआ वो there is a possibility कि वो मल्टीपल टाइम डाटा रीसेंड करता रहे. ओके, क्योंकि बेटा उसका बेसिक पर्पस क्या है कि उसने एरर फ्री डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर करना है. Okay, ARQ is often used by mobile phones networks to guarantee the data is integrity. Data integrity means कि बेटा जो डाटा है वो चेंज तो नहीं कुछ हुआ. ठीक है, इंटेग्रिटी मीन्स कि उसकी करेक्टनेस, कंप्लीटनेस को इंटेग्रिटी कहते होते हैं. Done? Yes. This was all about the error checking methods. तो हमने कितने पढ़ लिए बेटे? हमने आज जो है वो पढ़े हैं एरर चेकिंग मेथड कितने? आई थिंक हमने पढ़ ली हैं 4. ठीक है, इसी में अगर हम एक ऐड कर लेते हैं ARQs. ठीक है, तो हमने पैरिटी बॉक्स आज पढ़ा, चेकसम पढ़ा, इको चेक पढ़ा, अब ARQ पढ़ा. अब होता क्या है कि पेपर में वो किसी एक के बारे में पूछ लेता होता है. ठीक है, वो पैरिटी बिट के बारे में पूछ सकता है, वो चेकसम के बारे में पूछ सकता है, वो ARQ के मतलब वो आपको कहेगा एरर है, आप ARQ से फाइंड आउट करो, या अगर एरर आएगा तो आप ARQ से कैसे उसको फाइंड आउट करोगे. डन? जी. जैसे बेटे इफ आई हैव द पेपर, क्वेश्चन पेपर है ये, अब 1-2 है, दिस वन इज 2-2. आई थिंक इसमें आया था 1-2 में आया था कि आई थिंक 1-2 में होगा. सॉरी, एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू द, मैं ताकि आपको दिखा सकूं कि एरर चेकिंग का क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है. सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा होता है कंप्यूटर साइंस? बेटे इम्पोर्टेंट तो सारे इक्वली हैं. ठीक है, वो तो है मगर कोई एक होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हर सब्जेक्ट में. जैसे मैंने बताया है चैप्टर 1 में से मोस्टली ज्यादा पेपर आ रहा है. अच्छा ठीक.
अच्छा बेटे चैप्टर यहाँ 1 P1 में सबसे इम्पोर्टेंट है हाँ ना? जी P1 में, इसी तो तरह P2 P2 चैप्टर 8, अच्छा ठीक है। लेकिन चैप्टर 8 को करने से पहले आपको चैप्टर 7 आना चाहिए, गॉट इट। हम्म, तो इसलिए बेटे मैंने यहाँ पे कहीं देखा था ARQ के बारे में, आई थिंक देखा था, ये कौन सा क्वेश्चन था, मैं चाह रहा था कि आपको वो दिखा दो। मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है यहाँ पे। अच्छा जी, फिर आ गया है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ही है, जस्टिफिकेशन, हाँ ये है। कहते हैं द ट्रांसमिटेड डाटा मे कंटेन एन एरर, गिव वन वे इन विच एन एरर कैन अकर ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। और उसमें से बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द कंप्यूटर एंड प्रिंटर अग्री टू यूज ऑटोमेटिक रिपीट क्यूरी, ठीक है, जिसको हम ARQ भी कह रहे हैं, जिसको यहाँ पे उन्होंने बुक में क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको ऑटोमेटिक रिपीट क्यूरी भी कहते होते हैं क्योंकि जस्ट क्यूरी की जगह पे उन्होंने रिक्वेस्ट लिखी है। एक्सप्लेन हाउ ARQ using negative acknowledgement is used to establish that the data is received without error, है ना बेटे। तो उसको हमने मतलब इसी पूरे के पूरे इन स्टेप्स को अपनी वर्डिंग में आपने लिख लेना है कि फर्स्टली डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद रिसीवर जब रिसीव करेगा तो रिसीवर शुड बी सेंड बैक अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और द नेगेटिव। इफ द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इट मींस दैट कि डाटा जो है वो प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो चुका हुआ। इफ देयर इज अ नेगेटिव तो फिर वो सबसे पहले बेटे क्या चेक करेगा, टाइम आउट, और देन वो उसमें रीसेंड करेगा। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्योंकि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है तो मल्टीपल टाइम वो डाटा रीसेंड कर दे क्योंकि अभी तक उसका टाइम आउट कंप्लीट नहीं हुआ वो, गॉट इट। और अगर ठीक। टाइम आउट कंप्लीट हो गया है तो उसने दोबारा फिर डेटा रीसेंड नहीं करना। डन। जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ARQ एंड एरर चेकिंग मेथडोलॉजीज। एक रह गई है जिसको हम कहते होते हैं चेक डिजिट, वो थोड़ी सी हमें जो है वो पूरा लेसन रिक्वायर्ड होगा, तो वो बेटे हम कर लो उस टॉपिक को, ओके। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो बेटे आपका? नो।